नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम आज की मुलाकात। और आज की मुलाकात में हम आपको रूबरू करवाएंगे एक ऐसे शख्स से जिनके कंधे पर युवाओं का भार है, यानी कि युवा शक्ति उनके कंधों पर है और खेल कूद का विभाग भी आपके पास में है। बिल्कुल सही समझा सर आपने। हमारे साथ में है गिरीश यादव जी, जो कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका। बड़ी मेहनत किया सर आपने, पढ़ाई में भी कभी पीछे नहीं रहे। बीएससी किया, बीएससी बीएड किया, एलएलबी किया और ब्ला किया। हाँ, एलएलबी भी किया आपने। उसके बाद आप वकालत के पेशे में। हाँ, वकालत। कहाँ का वकालत किया आपने? हमारा जो जौनपुर है दीवानी न्यायालय जी, उसी के अंदर जो है हम सिविल के मुकदमे को जी बढ़ते थे। राजनीति क्या कारण था, आप वकालत कर रहे थे? राजनीति में मैं जब पढ़ रहा था जी, तभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विद्यार्थी परिषद के नज़दीक था, वर्किंग में था और उसमें मेरा लगाव था। लगातार उस में हम काम भी करते थे। वो क्या चीज़ थी जो आपको एबीवीपी के करीब ले आई और आप उससे जुड़ गए? मैं जब पढ़ रहा था तभी से विद्यार्थी परिषद से जुड़ गया था, क्योंकि हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हमारे परिवार के लोगों का जुड़ाव था। अच्छा। और जुड़ाव के कारण से जो है जब हम पढ़ाई के कार्यकाल में गए तो वहाँ विद्यार्थी परिषद के लोगों से मुलाकात हुई, तो वहाँ से मेरा जुड़ाव हो गया और संघ से भी आना जाना था। तो संघ में कैसे कौन आपके परिवार के लोग थे? या हमारे जौनपुर में संघ की बड़ी पृष्ठभूमि है जी, और पहले पूरा यादव जनसंघ ही था, जनसंघ में ही था। अच्छा, पूरा यादव समाज ही पूरा जनसंघ में था जी। तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत नज़दीक था। बाद में परिस्थितियाँ ऐसी चेंज हुई कि लोग अन्य अन्य दलों में चले गए, लेकिन हम लोग जहाँ थे वहीं रहे। ये बड़ी बात है और आपने बड़ी मेहनत भी किया। और आज भी 9 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी और आपके इलाके के पास में हैं। नहीं, हमारे पास जो है आज की परिस्थिति के अनुसार जो है जो 9 सीटें हैं, 9 में से 2 हम भारतीय जनता पार्टी के जीते और 2 अपने अलायंस के जीते। हम जीत के हम लोग आए हैं, यानी कि 4 सीट आपके पास में है और 5 सीट। लेकिन इसके पहले के चुनाव की बात करें तो शायद उसमें 5 थी, 5 सीटें थी आपके पास में। यूँ तो इलाहाबाद फैक्ट्री है IAS IPS बनाने की, लेकिन जौनपुर का वो गांव जहाँ से अधिकतर IAS IPS निकलते हैं वहीं वो टीडी कॉलेज के पास ही है, माधवपट्टी गांव है। जी जी। माधवपट्टी में हर परिवार में लोग परिवारों से IAS भी है, PCS भी हैं और सभी जाति वर्गों में। जी। तो निश्चित रूप से वहाँ के जो पढ़ने की और लोगों के बीच कंपटीशन की वो है और लोगों का शिक्षा के क्षेत्र में लगाव है, इस कारण से वहाँ की सफलता है। और जौनपुर में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा और शिक्षा से लोग जुड़े रहे, जिसका परिणाम है कि काफ़ी संख्या में IAS IPS PCS। आपके पास में खेलकूद एवं युवा कल्याण, युवा एक बड़ी शक्ति है। हम अगर विश्व की बात करें तो 16% हमारी जो ये 20% हम कह सकते हैं युवा शक्ति है, वो हमारे देश में ही विराजमान है। और उसमें से यूपी की अगर हम बात करें तो 16% का वो है। इन युवाओं को बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? निश्चित रूप से हमारी सरकार युवा को आगे ले जाने के लिए, युवा को आगे बढ़ाने के लिए हमारा जो युवा कल्याण विभाग है वो हर स्तर पर खिलाड़ी को भी देश के प्रति समर्पण का भाव पैदा करना और उनको देश के लिए तैयार करना, ये काम कर रही है। हमारी जो विरासत है, हमारी जो संस्कृति है, लोकगीत है, संगीत है, नृत्य कलाएँ हैं, लेखनी है, अन्य प्रकार के ऐसे, उन सब में उनको निपुण करके राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का प्रयास हमारा युवा कल्याण विभाग करता है। आज आपके बीच में इस बात को बताना चाहता हूँ कि हमारे जो युवा कल्याण विभाग है, राष्ट्रीय जो युवा उत्सव का आयोजन हुआ था उसमें से 28वां
उसमें 7 पदक जीतकर हमारे युवा कल्याण विभाग के द्वारा जो है जीत कर ले आए थे। अभी जो 29वां हुआ है भारत मंडपम में, उसमें तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है। तो निश्चित रूप से इस दिशा में भी लोकगीत है, संगीत है, नृत्य कलाएँ हैं और उनके अंदर। दूसरा, अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे खेल मंत्री भारत सरकार ने एक माई भारत पोर्टल लॉन्च किया है। माई भारत पोर्टल के जरिए युवाओं को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया और उस युवा को करीब 18 लाख लोगों को इससे जोड़ने का नहीं, मैं इसीलिए बात जी, हमारे पास जो भारत सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया था वो 13.5 लाख था जी, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के युवाओं ने जो पंजीकरण उसमें किया था 16 लाख से अधिक, अब और संख्या बढ़ गई। जी, युवाओं ने उसमें प्रतिभाग किया है। उनको हर क्षेत्र में यंग डायलॉग्स लीडर्स, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश भर में 1 करोड़ लोगों को इस योजना से माई भारत पोर्टल के जरिए जुड़ने का प्रयास किया था, जिसमें 1 लाख लोगों को यंग डायलॉग्स लीडर्स, राजनीतिक क्षेत्र में भी वो कैसे निपुण हो सकते हैं, कैसे परिपक्व हो सकते हैं, कैसे उनकी सोच, समझ, संकल्प, देश के प्रति समर्पण भाव, इन सब को उनके अंदर पैदा करके उनको भी आगे ले जाने का काम प्रारंभ हुआ है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के जो टैलेंट है उनको हम पहचान करके उन्हें आगे बढ़ाने में तेज़ी के साथ काम करेंगे। नहीं, आपने बढ़िया चीज़ बताई कि 1 लाख युवाओं को राजनीति में ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो उसका पूरा खाका क्या है, कैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, कैसे उनको परिपक्व उनको हर क्षेत्र में जी, विधानसभा में टॉपिक वाइज, विधानसभा भी हम लोगों ने विधानसभा में भी कार्यक्रम उनका कराया था। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी थे और सारे लोग भी थे। तो उनको हर क्षेत्र में सब्जेक्ट वाइज किस पर वो बोलना चाहते हैं वो बोलते हैं, फिर उसका आंकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, फिर इसके बाद जो है उनको और प्रशस्ति पत्र भी देते हैं, उनको सम्मानित भी करते हैं, तो उनको आगे बढ़ाते हैं। उनकी सोच डेवलप हो कि हम उन जो हमारा युवा है उसको अभी से ये लगे कि हम भी विधानसभा में बैठे, और विधानसभा में बैठे हैं तो उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में, उत्तर प्रदेश के ये एक बढ़िया हर क्षेत्र के बारे में, हर क्षेत्र के बारे में हम क्या सोच सकते हैं, बिल्कुल कैसे अगर मुझे ये जिम्मेदारी मिली तो फिर हम ये क्या कर सकते। युवाओं को पहली बार विधानसभा के अंदर वहां बैठाला गया जहां पर विधायक बैठते, वहां भी बैठने का उनको अवसर नहीं मिलता था। हाँ। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को कि वहाँ बैठा कर उनके अंदर प्रतिभा निखारने का जो प्रयास किया है, और ऐसे माई भारत प्लेटफॉर्म के जरिए हम लगातार इस बात का प्रयास करेंगे कि हमारी प्रतिभाएं निकलें। खेल की बात करते हैं सर, खेल नीति 2023 आपने बनाई है, क्या है ये नीति और कैसे इसको आगे ले जा रहे हैं? देखिए, हम लोगों की सरकार बनने के बाद तो इस विभाग में हम लोगों ने प्रयास किया कि ऐसी कोई खेल नीति बनी जो खिलाड़ी के हित के लिए बने जी, जो खिलाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर सके। तो हम लोगों ने वो नीति बनाई, खेल नीति 2023, जो खिलाड़ियों के लिए पूरी तरह से समर्पित है। कैसे इसमें लोग मतलब मैं बताता जी, हूँ। उस खेल नीति का पूरे हम लोगों ने अध्ययन किया। हम लोगों ने हरियाणा का भी अध्ययन किया, हम लोगों ने पंजाब का भी अध्ययन किया, गुजरात का भी किया, सब जगह का अध्ययन करके जी, और उसको फिर कंक्लूड करके हम लोगों ने नई खेल नीति 2023 बनाई, जो खिलाड़ियों को बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेगी, आगे बढ़ाने का काम करेगी, उनको मेडल दिलाने का काम करेगी। उस खेल नीति में हम लोगों ने इस बात का प्रावधान किया है कि भारत सरकार की तर्ज पर, जैसे वहाँ खेल विकास प्राधिकरण भारत सरकार है जी, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी खेल विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश हो। उस खेल नीति में हमने इस बात को किया कि अभी ये उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हमारे खिलाड़ी कोई चोटिल हो जाए, खेलते समय कोई घायल हो जाए, जी, ये एक बड़ी तो समस्या एक स्पेसिफिक हाँ, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उनके जो इंजरी होती है, जो चोटें आती है, वो कैसे तत्कालिक ठीक हो, इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। जी, जी, मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री जी को कि इंजरी सेंटर खोलने के लिए बजट में प्राविधान करके उसका काम हम लोगों ने गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में प्रारंभ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश का पहला इंजरी सेंटर जो है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ बनने जा रहा है।
ये कब तक बन के तैयार हो जाएगा? जल्दी बनेगा। जल्दी हम लोग उस पर पहल कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। चलिए, ये एक अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि खिलाड़ी अक्सर इंजर्ड हो जाते हैं, फिर वो उससे उबर नहीं पाते हैं। नहीं और वो उनका पूरा हाई करियर टेक खराब हो जाता है। उनको व्यवस्था दिया है कि वो तत्काल वो जल्दी से ठीक हों, कितने आधुनिक सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हो, जिससे हमारे खिलाड़ी को जो चोट लगी है या कहीं से वो ग्रसित है तो वो तत्काल ठीक हो। दूसरा, जी हम लोगों ने उस खेल नीति में इस बात का प्राविधान किया कि ऐसे भी खिलाड़ी होते हैं जिनको खेलने के लिए सपोज करिए जाना पड़ता हो कहीं, जी लेकिन उनके पास आर्थिक पैसे का अभाव है, नहीं जा पाते। हाँ, गांव दूर दराज के गांव गाँव के के लोग नहीं दूर जा दराज पाते से तो हैं। प्रतिभा है, लेकिन अभाव है, बिल्कुल। अभाव पैसे का, वो जा नहीं सकते। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देश दिया था कि उत्तर प्रदेश की प्रतिभा पैसे के अभाव में नहीं दबनी चाहिए, जी इसके लिए कोई नीति बननी चाहिए। तो उसी खेल नीति में हम लोगों ने प्रावधान किया एकलव्य क्रीड़ा कोष। एकलव्य क्रीड़ा कोष से ऐसे खिलाड़ी जो हुनरमंद हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, जिनके अंदर योग्यता है, उनको सरकार की ओर से आर्थिक मदद देकर उनको भेजने का काम हम करेंगे। बहुत जहाँ तक सुविधा की बात है, जी जी ऐसे हमारे खिलाड़ी पहले खेलने के लिए जाते थे तो हाँ, अक्सर शिकायत स्लीपर आती क्लासेस कि अभी ये भी बीच में शिकायत है कि लोगों को एक कोच में, उस कोच में बैठा दिया गया, बाथरूम के पास में बच्चों नहीं, को मैं जाना बताता पड़ा। हूँ। जी जैसे उनको जाने के लिए स्लीपर क्लासेस में व्यवस्थाएं थी। खिलाड़ियों ने मांग किया था, जी जब हमारे नेशनल गेम गुजरात में हो रहा था उस समय जा रहे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आवास पर बुलाकर और उनका सम्मान किया था, उत्साहवर्धन भी किया था। तो उसी समय उन लोगों ने निबान किया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया था कि हमारे ऐसे जो खिलाड़ी जो खेलने के लिए जाएंगे, उनकी सुविधा में जो स्लीपर क्लासेस में जाते थे, अब वो उनको AC 3 टायर में जाना, और इस खेल नीति में प्राविधान भी कर दिया। ये एक अच्छी बात है। बहुत समय से हमारे पुराने पद्धति की बात करें, खेलों का बहुत वो था, और एकलव्य की भी आपने बात की। तो इतने धनुर्धर, गांव में इतनी प्रतिभा, उसके बावजूद हम ओलंपिक में वो प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए? इसको इसीलिए उनके लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए जो पुरस्कार राशि थी जी और उनको हम लोगों ने रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उनको ओलंपिक में पुरस्कार राशि पहले मिलती थी, उसको 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, कहीं कहीं 4-4, 5-5 गुना, 6-6 गुना कर दिया, बढ़ा दिया। कि हमारे खिलाड़ी के अंदर ये हो कि सरकार की जो पुरस्कार राशि है वो मतलब पर्याप्त है, और इसलिए उसके उत्साह में वो बेस्ट खेलेगा। जी और उन्होंने ये घोषणा कर दिया कि ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ, विश्व चैंपियन में जो भी जीत के आएंगे, उनको पदक जीत के आएंगे, मेडल लेके आएंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार उनको रोजगार की गारंटी देती है। जी और ये जब घोषणा हुई, तब से उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस बदला है। मतलब ये हो गया कि खेलने का मतलब ये नहीं कि आपको रोजगार नहीं मिलेगा, मिलेगा, आपको रोजगार भी मिलेगा। मैं उसी चर्चा करता हूँ। जी अभी जब हम ओलंपिक में हम लोग पुरस्कार देते थे, जी वो बहुत कम था। अब जो है स्वर्ण पदक जो जीतेगा 6 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए, 6 रुपये, बड़ी राशि है। हाँ। रजत पदक जो जीतेगा 4 करोड़, वाह। और कांस्य पदक जो जीतेगा 2 करोड़। जी और कॉमनवेल्थ गेम में जो भी ऐसे जीत के आएंगे, उन सबको जैसे ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स में, चाहे वो स्वर्ण पदक वाले होंगे, चाहे कांस्य पदक वाले होंगे, चाहे रजत पदक वाले होंगे, जितने भी जीतेंगे सबको क्लास 2। जी एशियन गेम, कॉमनवेल्थ, विश्व चैंपियन, इसमें जो जीत के आएंगे उनको जो है स्वर्ण पदक वाले को क्लास 2, शेष को समूह के पद। लेकिन एक मिनट हमारी पूरी बात, जी समूह के पद पे जी तो अब तक हमारी सरकार ने 16 लोगों को जी जो पदक जीत के आए थे उनको नौकरी रोजगार से जोड़ दिया। ललित उपाध्याय को डिप्टी एसपी बनाया, जी अर्जुन देसवाल को डिप्टी एसपी बनाया, अभी पाल को भी डिप्टी एसपी बनाया, और उसके साथ साथ जो है जी डिप्टी सुश्री दीप्ति शर्मा को बनाया, जी पारुल चौधरी को बनाया, अखिल सोरेन को बनाया, सुश्री प्राची को जिला युवा कल्याण अधिकारी बनाया, पुनीत कुमार को जिला युवा कल्याण अधिकारी बनाया,
अर्जुन सिंह को यात्री कर माल अधिकारी बनाया, विजय यादव को नायब तहसीलदार और दिव्या काकरान को नायब तहसीलदार। अभी आप जो जिक्र कर रहे हैं 6 लोगों को और दिया जी जी उसमें जो है डिप्टी एसपी बनाया जी राजकुमार पाल जी को भी और लोगों को भी, और उसी के साथ साथ जो है आप जो चर्चा कर रहे हैं रिंकू सिंह जी को, हाँ, मैं रिंकू उसी सिंह की को बात कर रहा था। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी बनाया। नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है सर ना कि तो 16 लोगों को, नहीं ठीक बात है, ऐसे आपने- उत्तर प्रदेश के जो खिलाड़ी थे जी। जिन्होंने पदक जीत के आया था, हाँ, उनको आपने वो उनको नौकरी दे दिया। लेकिन सवाल इस ये बात है की ना- गारंटी पहले खिलाड़ी नहीं समझता था, ठीक बात, लेकिन अब सवाल गारंटी हो गई। नहीं, ठीक, ये अच्छी बात है, रोजगार गारंटी की जो जीत के आएगा उसको मिलेगा, उसको रोजगार इस मिलेगा। कारण से खिलाड़ी में उत्साह। मेरा सवाल दूसरा था सर, सवाल मेरा ये था कि रिंकू सिंह को डिप्टी एसपी बनाए जाने की बात चल रही थी, लेकिन बाद में उनको खेल क्रीड़ा अधिकारी नहीं, बनाया देखिए गया, वो क्यों? विकल्प भी दिए थे जी और उनके अनुसार जो है जो शैक्षिक योग्यताएं होती है उसका परीक्षण होता है, और योग्यताओं को ध्यान में रखकर योग्यता प्लस वो जो नियुक्ति प्राधिकरण के नियम हैं, नियुक्ति प्रक्रिया के जो नियम है उसको पालन करते हुए उनको जो है क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी बनाया। आपने बहुत बढ़िया बताया कि आपने अब जो खिलाड़ी हैं वो साधारण कोच में नहीं जाएंगे, थर्ड एसी में जाएंगे। हाँ। लेकिन वो जो घटना हुई थी, जो बच्चे ट्रेन के बाथरूम के पास में गए थे, उसकी क्या आपने जांच कराई थी, कौन दोषी था? नहीं, कोई अब संज्ञान में आप ला रहे हैं तो हम उसको जरूर देखेंगे, जी देखेंगे क्या स्थितियाँ थी, क्योंकि रेल के आरक्षण के कोटे होते हैं तो रिजर्वेशन कराते, पैसा तो सरकार देती, जी जी आरक्षण की प्रक्रिया रेल विभाग तय करता है। तो हम जैसे कराते हैं, तो हम जब आरक्षण कराए थे तो हमारा सीट रिजर्व थी या नहीं थी, अब इस प्रक्रिया को देखना पड़ेगा, तभी हम कोई निर्णय कर सकते हैं, कोई बात कर सकते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं सर। दूसरा इसमें एक और चीज़ जी। मैं आपको इसमें चर्चा करनी, ये नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ जी कि 2006 में एक जियो स्पोर्ट्स विभाग ने जारी किया था, उसमें था कि हमारा 2% स्पोर्ट्स कोटा हो। जी दूसरा विभाग माने या न माने उसकी मर्जी पर निर्भर। हम लोग जब सरकार में आए, माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में इस विषय को लाया गया था, तो उन्होंने कहा था कि इसमें क्या हितैषी होगा, कार्मिक से जियो जाने। उन्होंने तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि खिलाड़ी के हित में है, इसे तत्काल करना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई विलंब नहीं होनी चाहिए, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जी और उनका जब मार्गदर्शन हम लोगों को मिला तो हम लोगों ने कार्मिक विभाग से जियो जारी करा दिया, तो सभी विभागों पर वो प्रभावी हो गया। मतलब आपका कहने का ये कि अब जो है वो सारे विभाग के लिए कंपलसरी होगा 2% स्पोर्ट्स 2% स्पोर्ट्स कोटा आप देने का। जितने भी अध्याचन जा रहे हैं, जी जी चाहे वो अधीनस्थ चयन आयोग को, चाहे लोक सेवा आयोग को, वो उसमें से 2% रिजर्वेशन सीट करके ही भेजे जा रहे हैं। वाह, नंबर ये एक। अच्छी बात, यानी कि सारे विभाग इसको दूसरी बात, implement- जी हम लोगों ने सभी विभागों को पत्राचार भी भेजा कि आप जो है जो स्पोर्ट्स के 2% कोटे होते हैं उसको भरे जाने चाहिए। पुलिस विभाग ने पहली बार 534 कुशल खिलाड़ियों की भर्ती की प्रक्रिया बिल्कुल निकाली थी। का बड़ा कार्यक्रम लोक भवन में हाँ, हुआ लोग था। जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 491 लोगों को जी उनको हाथों में रोजगार थमा दिया गया, उनको रोजगार दे दिया गया। बिल्कुल 640 पर अभी कार्रवाई चल रही है, उसमें कांस्टेबल के पद भी हैं, सब इंस्पेक्टर के भी पद हैं, उसमें घुड़सवार के भी पद हैं। कुछ प्रक्रियाएं पूरी है, कुछ जल्दी उनको भी रोजगार मिलने वाला, कब तक हो जाएगा, क्योंकि जल्दी ही होगा। रोजगार का उसके इंतजार बड़ा चल रही है, प्रक्रिया बेसब्री चल से रही रहता है लोगों को। प्रक्रिया चल रही है। पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया थोड़ा लंबी होती है, मेडिकल होता है, फिटनेस का होता है, फिजिकली सब चीज़ें जांच पड़ताल होती है, तब होता है, परीक्षाएं होती हैं, तो वो सब लगभग पूरी स्थिति में है। एक फिर से वही सवाल दोहराता हूँ कि आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या बता सकते हैं कि ये चयन अगले चुनाव से पहले ही पूरा हो जाएगा क्या? निश्चित यानी कि हम माने अक्टूबर नवंबर तक लोगों हो जाएगा, हो को जाएगा। नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। प्रक्रिया चल रही, तेजी के साथ चल रही। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। लखनऊ में इकाना स्टेडियम है, आपने 5 अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने की बात की थी, क्या हुआ उस योजना का? हमारा जो स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बनने थे, जी मैं उस पर आपको बताना चाहता हूँ। सिगरा में जो हमारा स्टेडियम संपूर्णानंद स्टेडियम था, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन गया। जी खिलाड़ियों- सिगरा में किस जिले में? बनारस में, बनारस का। वो पूरी तरह से समर्पित हो गया जी जनता। बनारस में ही एक बीसीसीआई और उत्तर प्रदेश सरकार ने ज़मीन दिया, उपलब्ध कराया है, और बीसीसीआई ने उस पर कंस्ट्रक्शन कर रही है। उसको हम क्रिकेट स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का 450 करोड़ की लागत से बन रहा है। जी अतिशीघ्र, बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है, अतिशीघ्र उसको भी खिलाड़ियों के लिए समर्पित। हम गोरखपुर में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने के लिए टेंडर इत्यादि की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और काम तेजी के साथ अब चलने वाला है।
दूसरा हमारा कानपुर का जो था जी, हमारा ग्रीन पार्क। पार्क स्टेडियम था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना था कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है लेकिन उन सुविधाओं का अभाव। जी, अभी इसी बजट में हम लोगों ने प्रावधान किया है कि वहाँ जो भी सुविधा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चाहिए वो सभी सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वहाँ उपलब्ध कराएंगे। और उसी के साथ आपको पता होगा, जानते होंगे, इतना बड़ा प्रदेश था, सरकारें आई और बहुत चली गई, जी, कुछ जी। एक गाजियाबाद वाले, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। जी, गाजियाबाद वाले मैं बताता हूँ, जी, मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम से जी, हमारा एक खेल विश्वविद्यालय बन रहा, उत्तर प्रदेश का बड़ी पहला उपलब्धि। खेल हाँ, विश्वविद्यालय, ये एक बड़ी उपलब्धि है। और वो 400 करोड़ की लागत से बन रहा है। अभी उसमें और पैसे लगेंगे, लेकिन अभी 400 करोड़ की लागत से बन रहा है। वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास कर दिया था। उसकी कक्षाएं हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया, कृषि विश्वविद्यालय से अटैच करके, और वहाँ कक्षाएं प्रारंभ कर दिया, खेल की गतिविधि भी प्रारंभ कर दिया है। अब जल्दी ही उसको हम पूरी तरह से लोकार्पित करने वाले हैं, जनता को समर्पित करने वाले हैं, और जनता को और युवा को, खिलाड़ी को समर्पित करने वाले हैं। वो विश्वविद्यालय जो है खेल की दिशा में आगे बढ़ाएगा। वहाँ सब प्रकार की सुविधा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। जी, ये एक बड़ा कदम बड़ा। है। मेरठ चूंकि एक गाजियाबाद का भी जमीन वो हुआ है, जी। अभी उस पर हम लोग बातचीत चल रही है और उसको फिर हम लोग जल्दी ही करने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनी स्टेडियम की बात करते हैं सर। 125 मिनी स्टेडियम आपने, ये 125 की आप बात मत करिए। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा कर दिया है कि जितनी विकास खंड है, जी, हर विकास खंड स्तर पर जी, हम ग्रामीण खेल मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई। इस संबंध में सभी 75 जिलों को, जिलाधिकारियों को पत्र भी भेजा गया कि आप जल्दी से जल्दी जमीन को चिन्हांकित करिए और चिन्हांकित करके प्रस्ताव को भेजिए, और जितने भी प्रस्ताव आ रहे हैं हम उनको क्रमबद्ध तरीके से धनमुक्त करते चले जा रहे हैं। ओपन जिम की बात की थी कि आपने ओपन जिम बनाएंगे, उसका देखिए, क्या हुआ? ओपन जिम भी बना रहे हैं। हमारा जहाँ स्टेडियम है, स्टेडियम के अंदर हम ओपन जिम बनाते हैं, और हमारा जो खेल विभाग है वहाँ भी करता है, ओपन जिम लगाता है, और युवा कल्याण विभाग भी लगाता है। हम अपने स्टेडियम के अंदर, जहाँ तक और भी मैं आपको सरकार की उपलब्धियाँ समझिए, या गांव-गांव में टैलेंट को पहचानने, टैलेंट को बेस्ट सुविधा देने का काम हमारी सरकार ने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्राम पंचायत विभाग, पंचायती राज विभाग और ग्राम विकास विभाग के सहयोग से प्रत्येक ग्राम पंचायतों में खेल को, मैदान को विकसित करने और ओपन जिम लगाने के लिए निर्देश जारी किया, और इसका काम बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। जहाँ ग्राम पंचायतों में ज़मीन राजस्व अभिलेखों में नाम सुरक्षित थे, वहाँ चिन्हांकित करके वहाँ जो है खेल के मैदान को विकसित किया जा रहा है 12 पैरामीटर्स पर, और उसके साथ साथ ओपन जिम भी लगाया जा रहा है। लेकिन एक समस्या है, आपने दूर दराज गाँव में हर मंडल स्तर पर एक स्टेडियम, मिनी स्टेडियम बनाने की नहीं, बात की। मंडल स्तर पर तो हम स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने जा रहे हैं, ब्लॉक स्तर पर हम ग्रामीण मिनी खेल स्टेडियम का निर्माण। लेकिन ये जो ब्लॉक स्तर पर बना रहे हैं ना, वहाँ पर सुविधाओं की बहुत कमी है, नहीं, अभी और हम देख रेख का बहुत अभाव है। नहीं, मैं करने जा रहा हूँ जी, उसको भी हम कोचेज उपलब्ध कराने जा रहे हैं। देख रेख के लिए भी हम उसको नीति बना के लेके आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने कोचेस की बात की, बहुत शानदार बात की। कोचेस हैं, लेकिन वो एक्सपर्ट कोचेस हमारे पास नहीं है जो उनको ट्रेन कर सकें और बड़े स्तर पर उनको मैं आपको बताता हूँ जी। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के इतिहास में बहुत ऐतिहासिक निर्णय किया। 266 पदों की घोषणा किया है, जिसमें से 100 पर हम लोगों ने वित्त विभाग से सहमति लेकर अध्याचन लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ चयन आयोग को भेज दिया कि 100 पदों के क्रीड़ाधिकारी, उप क्रीड़ाधिकारी और सहायक प्रशिक्षक, इनको हमने भेज दिया है। उनके जल्द ही विज्ञापन निकलेगा, उनको आवेदन होगा। खिलाड़ियों के लिए किसी प्रकार का अभाव न हो, खिलाड़ी को कोचेज की कमी खले न लगे कि कोचेज नहीं है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो हमारा, चाहे वो पदक विजेता भी हो या 2020 के पहले के बाद के बचे हुए लोग हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये जो नीति ले आई 2020 के बाद के लोगों को नौकरी देने का ऐलान किया, तो वो जो लोग हों वो भी, अगर वो कहीं सेवा में नहीं है तो वो भी आ सकते हैं, और अगर उसमें पार्टिसिपेट किया है ओलंपिक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसको भी 50 पद ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किया है कि 1.5 लाख रुपए मानदेय पर उनको हम रखेंगे। और हम लोगों ने विज्ञापन निकाला था, 10 लोगों ने आवेदन किया था, 10 को चयन कर दिया, उनको
कोचेज के रूप में रख दिया है, और भी जहाँ जरूरत जी। होगी हम उसको रखेंगे। हमारे पास पदों की जरूरत नहीं आपके पास पैसे कोई नहीं है, खेल कोई विभाग के पास पैसे कोई की पैसे का कमी भाव नहीं, कोई पैसे का कोई भाव अभाव नहीं। आपने जो खेल संघ है हमारे, उनके लिए भी काफी पैसा खेल संघों के साथ हमने मीटिंग किया था, जी, वो और बहुत अभी पैसा आने वाले दिनों में भी मैं करने वाला हूं। उनके लिए पैसा काफी दे रहे हैं। जो भी उनकी आती है, डिमांड जी। आती है, जो सुविधाओं की बात करते हैं, वो सब भी उपलब्ध कराने का नहीं, लेकिन उस पर सवाल ये ना, कुछ ऐसे संघ, खेल संघ भी बन गए जो फर्जी टाइप के, जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए आप क्या करें? नहीं, निश्चित रूप से हम लोग कदम उठाएंगे। ऐसे किसी भी चीज़ को उत्तर प्रदेश में करने की इजाज़त नहीं है जो गलत काम है। योगी की सरकार जीरो टॉलरेंस के नीति पे काम पर पूरी पारदर्शिता के साथ हम काम करते हैं। सभी को इस बात के लिए हम लोगों का कहना है कि पारदर्शी और ईमानदारी के साथ काम होना चाहिए। चलिए सर, 2017 में आपने 325 सीटें जीती थी, 2022 में कुछ कम हुई, अब 2027 का चुनाव सामने, थोड़ी राजनीति की बात कर लेते हाँ, हैं। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी, आपकी अपनी पार्टी कहाँ पर पड़ा देखते हैं अब इसको? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार, तिबारा सरकार बनने मैं तो कहता हूँ ट्रिपल इंजन की सरकार है। आप सारे निगमों में भी आप नहीं, वो तो ठीक है, तिबारा सरकार बनाने जा रहे हैं। जी, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और हम जो है 22 से ज़्यादा सीटें जीतने वाले हैं। 22 में इन लोगों ने प्रकोप गंडा बनाया था जी, कभी संविधान की दुहाई दिया था, कभी आरक्षण की दुहाई दिया था, लोगों में भ्रम पैदा किया, बोला कि राशन कार्ड बंद हो जाएगा, ऐसे ऐसे तमाम तरह के भ्रम पैदा करने की कोशिश किया था। जनता इनकी सच्चाई को जान रही है कि नकारात्मक व्यक्ति हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, नकारात्मक इनकी सोच है, इसलिए जनता इनकी असलियत को जान गई है। लड़ाई किससे है आपकी? लड़ाई किस पार्टी से है आपकी? उत्तर प्रदेश जी। उत्तर प्रदेश में प्रमुख लड़ाई समाजवादी पार्टी के लोगों से है, जी, वही है, और वो भी इस बार साफ हो जाएंगे। बसपा साफ हो गई है, बसपा तो साफ ही है, ये भी साफ हो जाएगी। कांग्रेस का पता नहीं, लेकिन 2024 में अखिलेश जी ने बताया तो आपको, कमाल रच दिया। और आपको बताया मैंने कि वो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान खतरे में है, ये तमाम तरह संविधान बदल दिया जाएगा, तमाम तरह के भ्रम पैदा करने की कोशिश करके वो लिए थे छल, जो उत्तर प्रदेश की जनता अब जान गई। अब उसका परिणाम आपने देखा होगा, जब उपचुनाव हुए तो इनका सफाया होगा। तो कहा यह जाता है कि बहुजन समाज पार्टी के टिकट भारतीय जनता पार्टी बांटती है। ऐसा नहीं है, वो बहुजन समाज पार्टी स्वतंत्र है। बहुजन समाज पार्टी हमारे विरोध में चुनाव लड़ती है, हर सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारती है और दमखम के साथ प्रचार प्रसार करती है। ये तो उनका गठबंधन रहा है समाजवादी पार्टी को, लोगों उनका बुआ बबुआ का रिश्ता, हमारा कभी गठबंधन नहीं रहा। हम लोग गठबंधन से कभी चुनाव नहीं लड़े। नहीं, बसपा से तो आपका लंबा नहीं, गठबंधन है, गठबंधन से चुनाव नहीं लड़े जी। हाँ, सरकारें बनाई आपने। सरकारें बनाई, गठबंधन से चुनाव नहीं लड़े। कांग्रेस को किस तरह से आंक रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन किया था? कांग्रेस साफ है, कांग्रेस विधानसभा, देखिए 6 लोकसभा सीट जीती हाँ थी। ठीक है, अभी जब विधानसभा का चुनाव होगा स्थिति साफ हो जाएगी। जिस तरह से वेस्ट बंगाल का चुनाव होने वाला है और वहाँ पर हुमायूं कबीर चुनाव लड़ रहे हैं, वो मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं, AIM के ओवैसी उनके साथ में खड़े हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है और मुस्लिम वोटों का बिखराव करने के लिए किया है। क्या उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी ही रणनीति बनेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक विचारधारा वाली पार्टी है जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एकात्म मानववाद का दर्शन दिया है, जो थीम है, जो विचारधारा, हम उसके लेके काम करते हैं। और जब जब हमारी सरकार बनी, उसी विचारधारा का हमारी सरकार ने पालन किया है। अब वो आपको बताना चाहता हूँ। हमारी सरकार बनने के बाद अटल जी जब देश के प्रधान में अंत्योदय शुरुआत किया, किसान क्रेडिट कार्ड शुरू हुआ, किसानों की नीति बनी, कृषि नीति बनी, और जब मोदी जी हुए तो आप देखिए, जिनके पास पक्की छत नहीं थी, कच्चे मढ़े मकान में रहते थे, उनको पक्की छत दिलवाया, शौचालय गरीबों को शौचालय दिया, आयुष्मान भारत कार्ड दिया, किसान सम्मान निधि दिया, फसल बीमा योजना ले आए। ये तमाम ऐसी नीति, PM स्वनिधि योजना ले आए। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि हमारी जो विचारधारा है वो कितनी बड़ी सोच की है। हमारी जब सरकार बनी उसी विचारधारा पर किया, और हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका मिलकर प्रयास करो।
चलिए सर, समय समाप्त हो रहा है। चलते चलते आप हमारे चैनल आज की खबर के माध्यम से अपने लोगों को, खिलाड़ियों को और युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ, खिलाड़ियों से अपील करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, उस आह्वान को खिलाड़ी हमारा मानकर उनकी अपील को स्वीकार करके प्रधानमंत्री जी ने कहा कि खिलाड़ी 1 घंटा खेल के मैदान में, 1 घंटा खेल के मैदान में, और हमारे खिलाड़ी निरंतर रूप से, निर्बाध रूप से, अगर नियमित रूप से खेल 1 घंटे तक खेलते रहे तो आने वाले दिनों में मेडल, सर्वाधिक मेडल भारत और उत्तर प्रदेश जीतेगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये है खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जो बता रहे हैं कि जो योजनाएं यहाँ चालू की हैं, मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं बनाई हैं और आपने जो उन योजनाओं को धरातल पर उतारा है, उसको खिलाड़ी और युवा अगर अपनाएंगे तो वो अपना भी भविष्य उज्ज्वल कर पाएंगे और प्रदेश का भी आर्थिक और सामाजिक रूप से विकास कर पाएंगे। आप हमें दीजिए इजाज़त। हमारी टीम के साथ में इस कार्यक्रम में बस इतना ही, और हम फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष एक ऐसे ही शख्स के साथ।